गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर होने वाला है हमारा चैप्टर 36 जिसका टाइटल है क्या, ट्राइब्यूनल्स। एक्चुअल में हम बात करेंगे ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं, किस किस टाइप्स के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई स्टेचुटरीज बॉडी है, इसके अंदर चेयरमैन मेंबर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कौन अपॉइंट करता है, उनकी पावर्स क्या होती है, क्या सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी होता है ये या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर जो कि हमारा होने वाला है ट्राइब्यूनल्स। ऑलराइट, ये हमारा है चैप्टर नंबर 36 किसका, तो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत जो हैं ऑथर, उनकी लेटेस्ट 7th एडिशंस उसकी हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सभी स्लाइड्स पे कि ट्राइब्यूनल्स के रिगार्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जुडिशरी की कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं, जुडिशरी का कोई इक्वलाइजेशंस की सिम्बल्स हमें दिए हुए हैं। तो हाँ, ट्राइब्यूनल जो है कुछ उसी से ही रिलेटेड हैं। देखिए, जब हम ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं, ट्राइब्यूनल्स क्या है, एक टाइप की क्वाज़ाई जुडिशरी बॉडी देखने को मिलती है। क्वाज़ाई जुडिशरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी बॉडीज़ होती है जो एडमिनिस्ट्रेशंस का काम करती है और साथ साथ में जस्टिस डिलीवर करने का भी काम करती है, ये होती है क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। वैसे ही होते हैं ये ट्राइब्यूनल्स एक टाइप के, क्या होते हैं कि भाई जो रेगुलर कोर्ट होते हैं, हमने कोर्ट सिस्टम पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट हुए, हाई कोर्ट से, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट से, ये रेगुलर सिस्टम है जो क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करते हैं। जबकि ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है इनको फॉलो नहीं करते। रेगुलर जो कोर्ट प्रोसीडिंग ये कोर्ट्स फॉलो करते हैं, ऐसी कुछ ये नहीं फॉलो करते हैं। ये लोग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, जिसके अंदर कोई ऐसे रेगुलर लॉयर आपको हायर करना है, प्रॉपर जो हियरिंग का सिस्टम है उसके थ्रू ही चलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इनफॉर्मल वे में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि भाई नो बडी शैल बी पनिश्ड अनटिल एंड अनलेस ही और शी शुड बी हियर्ड, यानी उसे सुना जाएगा, उससे पहले उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। अपने ही केस में कोई अपना ही क्या होगा, वकील या फिर दलील नहीं करेगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो ये रेगुलर कोर्ट जो फॉलो करते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स उससे अलग होता है, वही करते हैं ये ट्राइब्यूनल्स। ऑलराइट, देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की अगर हम बात करें ट्राइब्यूनल को, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में याद रखना है ट्राइब्यूनल जैसा कुछ था नहीं। तो सर कब आया गया, तो भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, कब, 1976 के अंदर। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या है, पार्ट 14A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इन्फिल्ट्रेट यानी कि इंसर्ट किया गया, और जिसका टाइटल था ट्राइब्यूनल्स। ये ट्राइब्यूनल्स और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2 आर्टिकल ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आर्टिकल था 323A और एक आर्टिकल था 323B। आर्टिकल 323A जो है वो डील करता था विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, जिसको हम बोलते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अलावा जो मैटर्स हैं उनके लिए जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे वो थे ट्राइब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323B। तो ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर के रूप में इसको टाइटल्स दिया गया था। मतलब क्या होता है दोनों का हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की, तो इनका काम क्या होता है कि भाई सेंट्रल है या स्टेट है या लोकल गवर्नमेंट के जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, एक्सेप्ट याद रखना जुडिशियल सर्विसेज या फिर पार्लियामेंट के सेक्रेटरियाट हैं, इनको छोड़ देना है। इसके अलावा जो भी जैसे कि ऑल इंडियन सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज है, स्टेट की सर्विसेज हैं, इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी जॉब से रिगार्डिंग, अपनी सर्विस से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरीज, उनके प्रमोशन से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इन बॉडीज़ यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं इनमें ये लोग अप्रोच कर सकते हैं। और फिर उनसे क्या होता है, ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं एक टाइप की कोर्ट ही होती है, इनफॉर्मल कोर्ट होती है, जो क्या करते हैं सॉल्यूशन लाते हैं, ताकि इन लोगों को क्या है, ये जो सर्विस सर्वेंट्स हैं इन लोगों को रेगुलर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाके धक्के ना खाने पड़े, इसीलिए इनके लिए अलग से ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो हैं बना दिए गए हैं बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो मेन पर्पस यही है कि भाई रेगुलर कोर्ट में धक्के ना खाए जाएं, ये स्पेसिफिक कोड बना दिए जिसका यूज़ करो, कोई सिविल प्रोसीजर कोड भी फॉलो नहीं करना है, सिंपली इनफॉर्मल वे में चीज़ें ईजिली और फास्ट और इफ़िशिएंट वे में सॉल्व हो जाएंगे केसेस, इसीलिए ये बनाए गए थे। जब अदर मैटर की बात करते हो तो हम लोग आगे बात करेंगे भाई पेंशन कि भाई अलग अलग मैटर्स है, फूड से रिलेटेड हैं, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस हैं उससे रिलेटेड, ये सब अदर मैटर के लिए ये जो कोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अदर मैटर्स के ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो आर्टिकल 323B के तहत आते हैं। तो ये है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमने देखा था आर्टिकल 323A के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अंडर आर्टिकल 323A हमें देखने को मिलते हैं। ये है ना
किसको एम्पावर किया जाता है, तो पार्लियामेंट जो है इनके पास पावर्स होती है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। किसके लिए, कि भाई कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट हो गया, कंडीशन ऑफ सर्विस हो गया ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू द पब्लिक सर्विस ऑफ सेंटर की हो या स्टेट की हो या लोकल बॉडी की हो या पब्लिक कॉरपोरेशन यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनीज होती हैं, तो इनके जितने भी सिविल सर्वेंट हो उनके जो डिस्प्यूट होते हैं रिगार्डिंग उनकी रिक्रूटमेंट हो गई, सर्विस कंडीशन हो गई, तो उनके मैटर को सुना जा सके। तो इसके लिए पार्लियामेंट के पास पावर देखने को मिलती है अंदर आर्टिकल 323A कि इन सभी के केसेस को क्या करें, सुना जाए, कि वो क्या एक अथॉरिटी एस्टेब्लाइज कर सकती है अंडर आर्टिकल 323A। यही पार्लियामेंट को इनेबल करता है। ऑलराइट, इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है कि द आर्टिकल 323 से इनेबल द पार्लियामेंट टू टेक आउट द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द सर्विस मैटर फ्रॉम द सिविल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एंड प्लेस इट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन सब के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना सकती है और वो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, इन सभी के सर्विस से रिलेटेड केसेस सुन लेगा, रेगुलर कोर्ट में जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और याद रखना इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने क्या किया था, 1985 के अंदर एक लॉ पास किया था, स्टेच्यूट पास किया था जिसको बोला गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। ये एक्ट जो है वो ऑथोराइज़ करता था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, एस्टेब्लाइज कर सकती है क्या, एक वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक और जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी बना सकती है। तो याद रखना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाना तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाना स्टेट के सर्विसेज के लोग हैं ना उनके लिए, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही पावर है। कौन से एक्ट के तहत, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 के तहत। एंड दिस एक्ट ओपन अ न्यू चैप्टर्स इन द स्फीयर ऑफ प्रोवाइडिंग द स्पीडी एंड द इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द एग्रीड पब्लिक सर्वेंट। सीधी सी बात है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि भाई जो पब्लिक सर्वेंट है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं दिन रात, उनको स्पीडी और इनएक्सपेंसिव क्या किया जा सके, जस्टिस डिलीवर किया जा सके, वही इनका मेन मोटो हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो इस एक्ट के तहत क्या है, पार्लियामेंट ने 1985 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए थे, जिसमें से पहला है सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडियन सर्विसेज को रेगुलेट उनके केसेस हियर करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जिसको हम कैट बोलते हैं। ये किसके अंडर आता है, तो ये आर्टिकल्स हमें पता है भाई 323A के तहत हमें देखने को मिलता है। जो हमारा जो क्या था 1985 का लॉ था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके तहत क्या बनाया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। और इसकी जो बेंच हमें देखने को मिलती है कैट की, ये न्यू दिल्ली के अंदर मेन या कि फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल बेंच है इसकी न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी एडिशनल बेंचें भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो मेन प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में और अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम एडिशनल बेंचें भी इसकी प्रेजेंट है, याद रखना। 8 प्रेजेंट जो हैं, इट हैज़ द 19 रेगुलर बेंचेस, यानी कि 19 अलग अलग रेगुलर बेंचेस देखने को मिलती है एज ऑफ नाउ, और 17 ऑफ विच, ये 19 में से 17 जो हैं वो ऑपरेट करती है एट द प्रिंसिपल सीट्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द रिमेनिंग 2 एट द जयपुर एंड द लखनऊ। 2 जयपुर और लखनऊ के अंदर है और 17 जो है वो क्या है हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग, हाई कोर्ट जहाँ पे सिटिंग है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उन्हीं के साथ क्या है इनकी सिटिंग देखने को मिलती है। तो एज ऑफ 19 सिटिंग है इसकी, रेगुलर बेंचें हैं। ऑलराइट, इसके अलावा जब हम बात करते थे नेम एंड द जुडिक्शंस ऑफ द बेंचेस ऑफ द किड, हमको जो पीछे टेबल्स दिए गए इसी चैप्टर्स के अंदर, टेबल नंबर 36.1 और टेबल नंबर 36.2 के अंदर हमें दिया गया इन्फॉर्मेशन भाई जुडिक्शंस एंड द नेम ऑफ द बेंचेस कौन कौन सी है, ये 36.1 के अंदर दिया गया है। सर्किट सिटिंग क्या है बेंचेस की केट की, तो 36.2 के अंदर दिया गया, आप लोग एक बार उसको रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, फैक्चुअल डिटेल है, अगर बाय चांस पूछ ले, वैसे पूछते नहीं, आज तक नहीं पूछा है, बट अगर पूछ ले तो एट वाज हमें क्या होना है, एक बार गो थ्रू हो जाना है। केट जो है उसकी काम की वर्क की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो केट जो है वो एक्सरसाइज करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके रिगार्डिंग, तो रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट ऑन ऑल द सर्विसेज मैटर्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स कवर बाय इट। कौन कौन से द जुडिक्शन एक्सटेंडेड टू द ऑल इंडियन सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज है, सेंट्रल पोस्ट है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सिविलियन एम्प्लॉयज़ है ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। भाई डिफेंस सर्विसेज के भी जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, तो ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। यानी कि इन शॉर्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं और इंक्लूडिंग ऑल इंडियन सर्विसेज, वो सारे मैटर्स कौन सुनेगा, कैट सुनेगा, ये हमें याद रखना है। रिमेंबर हाउ एवर द मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेज हैं, ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट
आर नॉट, पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरीट मेंबर्स हैं वो भी क्या हैं, इसके अंडर कवर नहीं होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भाई डिफेंस के ऑफिसर्स हैं सारे, उनके लिए हमें पता है क्या है, कोर्ट मार्शल है उसके थ्रू होता है। तो डिफेंस फोर्सेस है, पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरीट है उसके स्टाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वेंट है, वो सारे चीज़ें जो हैं वो उनके सारे केस जो हैं वो इनके अंदर, इन सारे सर्विसेज के केस जो हैं वो केट जो है नहीं सुनता है, याद रखना। केट सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज जो हैं उनके सर्वेंट जो हैं उनके केसेस सुनता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्सेप्शंस, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। जब हम इसकी बात करें, कंपोजिशंस की बात करें, केट के अंदर किस टाइप का है, किस टाइप के कंपोजिशन देखने को मिलते हैं, तो केट जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर चेयरमैन होते हैं और इस क्या होते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए अलग अलग मेंबर्स भी होते हैं। ओरिजिनली जो केट हैं उसमें चेयरमैन हुआ करते थे, वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, प्लस मेंबर्स भी हुआ करते थे। इस तरीके से इनका कोई स्ट्रक्चर कंपोजिशन देखने को मिलता था। बट लेटर ऑन 2006 के अंदर क्या किया गया, जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट है इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। बाय द किस एक्ट के थ्रू किया गया था, ये भी बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006 के थ्रू किया गया है। वाइस चेयरमैन की जो पोस्ट है उसको हटा दिया गया। हैंस अभी हमें देखने को मिलते हैं वाइस चेयरमैन जैसा कुछ है नहीं। तो प्रेजेंटली हमें सैंक्शन स्ट्रेंथ है ट्राइब्यूनल की, वो क्या देखने को मिलती है, एक तो चेयरमैन देखने को मिलते हैं और मेंबर अराउंड 69 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो प्रेजेंटली ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 1 चेयरमैन है और 69 अलग अलग मेंबर्स हैं फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, ये जो मेंबर्स कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं, तो याद रखना जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इनके अंदर से इन मेंबर्स को चूज़ किया जाता है। और याद रखना जो भी चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा पर्सन, उसकी एज जो है वो 50 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 50 ईयर्स होनी चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए जो चेयरमैन होते हैं और उनके मेंबर्स जो होते हैं वो कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। देखिए मिनिमम एज तो 50 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो चेयरमैन हैं वो 70 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, या फिर 4 ईयर्स या 70 में से जो अर्ली हो जाए तब तक वो क्या कर सकते हैं, ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। जबकि मेंबर्स के लिए एज कितनी है, 67 ईयर्स देखने को मिलती है। तो मेंबर जो हैं 69 मेंबर्स हैं, 67 ईयर्स के होते हैं तब तक क्या कर सकते हैं, ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। जबकि चेयरमैन जो हैं वो 70 ईयर्स या 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 4 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, दोनों में से जो भी अर्ली हों वहाँ तक क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब तो आई होप आप समझ ही सकते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई 66 तक आया है या 65 की एज पे क्या है चेयरमैन अपॉइंट हुआ है, तो वो 4 साल यानी कि 69 के अंदर रिटायर हो जाएगा। ऑल्दो उसकी एज 70 नहीं हुई है पर 4 साल तो हो गए ना, दोनों में से जो अर्ली होता है। या फिर कोई एक 67 की एज पे आया है तो 3 साल ही तक ऑफिस होल्ड कर पाएगा, क्योंकि 3 साल बाद वो 70 का हो जाएगा। तो अर्लियर 4 से पहले क्या 70 का हो जाएगा, इसीलिए वो रिटायर हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो कहाँ तक है, यानी कितने साल तक वो ऑफिस को हेल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद जब हम बात करते हैं कि भाई ये चेयरमैन जो हैं और जो मेंबर्स हैं केट के, उनको अपॉइंट कौन करता है, तो याद रखना उनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मर्जी हो ऐसे अपॉइंट कर देती है, नहीं ऐसा नहीं है। एक कमेटी होती है जिसको हम सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बोलते हैं। वो कमेटी के अंदर कौन आता है, तो उस कमेटी को चेयर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जिनको कौन अपॉइंट करेंगे, चीफ जस्टिस। इन दोनों में से कोई एक जो होंगे, इन दोनों में से कोई एक होंगे, वो जो है क्या करते हैं, कमेटी को हेड करेंगे। वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करती है। ऑलराइट, और केट जो है यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, ये क्या करता है, कोर्ट की जो रेगुलर सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 की, वो रेगुलर प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं करता है। रेगुलर कौन फॉलो करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये लोग फॉलो करते हैं। पर केट जो है, और सेम सेट भी हम आगे देखेंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, वो भी क्या है, ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। तो कौन सी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसके पूरे अगेंस्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या है, केसों को फॉर द इफेक्टिव और ईजी मैनर्स के अंदर अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर सुनता है, वो भी क्या करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। इसके अंदर केस फाइल करना है तो नॉमिनल 50 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है एप्लीकेंट को, और उसके बाद उसको क्या है, जस्टिस वगैरह मिल सकता है। उसके लिए उसको लॉयर भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉयर करना है तो कर सकते हैं, और खुद इन पर्सन यानी कि खुद के आर्ग्यूमेंट करनी है तो वो भी किया जा सकता है। ऑलराइट, इसके बाद देखो ओरिजिनली ऐसा था कि भाई केट ने कोई भी जजमेंट दिया तो इसके अगेंस्ट जो अपील करनी है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं।
बट उसके बाद क्या होता है 1997 के अंदर एक केस आता है। ये जो केस हमें देखने को मिलता है चंद्र कुमार केस था 1997 का। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब कि भाई केट के अगेंस्ट अपील जो है हम हाई कोर्ट के अंदर भी कर सकते हैं आफ्टर दिस केस ऑफ 1997 इन द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ नोन एज चंद्र कुमार केस। तो हम लोग केट से ना हाई कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वो तो कर सकते हैं। इसका मतलब ये केस जो है इसने इट लेट डाउन दैट द अपील अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर्स ऑफ द केट शेल लाई बिफोर द डिवीज़न बेंच ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। बट इसका मतलब ये नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। पर ये केस ऐसा बोलता है कि आप हाई कोर्ट्स के अंदर भी जा सकते हैं, जो कि था चंद्र कुमार केस ऑफ 1997। तो ये हमें पता होना चाहिए कि केट के अगेंस्ट अपील जो है वो हाई कोर्ट में भी की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। ओरिजिनली क्या था सुप्रीम कोर्ट, पर 1997 का ये जो केस आया कौन सा चंद्र कुमार केस, उसके बाद हाई कोर्ट में भी की जा सकती है। यानी कि हाई कोर्ट के जुडिक्शंस को केट जो है वो बाईपास नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सेंटर देखो नाम है, इसका मतलब सेंट्रल सर्विसेज को देखेगा ये और ऑल इंडिया सर्विसेज को। ऑलराइट, उसके बाद देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो देखिए जो हमारा था पहले ही एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985, उसके तहत ही क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर है क्या एस्टेब्लिश करने के लिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करने के लिए। तो नाम से याद रखना स्टेट है, इसका मतलब याद रखना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बनाती है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985। किसके लिए, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी तो कोई सर्विस के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होंगे ना, वो सॉल्व कौन करेगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। लाइक द केट सेट जो है वो एक्सरसाइज करता है द ओरिजिनल जुडिक्शंस इन द रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट है ऑल द सर्विस मैटर है किसके, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अंदर भी अगर हम इसके जुडिक्शंस की बात करें तो चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अपॉइंट कौन करता है, तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अगेन सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज़ होती है जिनको हेड कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, याद रखना। तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट है वो क्या करते हैं, इस कमेटी को ऐड करते हैं। ये कमेटी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है उसको उसके जो चेयरमैन से या फिर उसके मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेट के मेंबर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो कमेटी रिकमेंडेशन दे रही है उसके कौन है, हेड चीफ जस्टिस ऑफ अ कंसर्न हाई कोर्ट, जिस स्टेट के लिए वो बनाया गया है। तो क्या करेंगे भाई, कंसर्न बोल सकते हैं हम लोग, स्टेट जो है रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाती है। और ये जो हमारा एक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1980 से, वो क्या करता है कि भाई जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करने के लिए भी इसके अंदर प्रोविज़न देखने को मिलते हैं। किसके, दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए अगर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाना तो भी इस एक्ट के तहत बनाया जा सकता है। उनके पास जुडिक्शंस भी क्या होगी, तो जो कंसर्न स्टेट हैं उनकी जुडिक्शन होगी किसके पास, ये जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए बनाया गया होगा। तो ये कुछ प्रोविज़न हमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के देखने को मिलते हैं। ये दोनों याद रखना, सेट और केट, ये दोनों किसके तहत आते हैं, अंडर आर्टिकल 323 ए के तहत ही आते हैं। और केट का ज़्यादा प्रोविज़न इससे जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए जब हम बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर, 323 है तो देख लिया आप, 323 बी देखते हैं आर्टिकल्स। 323 बी किसके बात करता है, ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर। अब सीधी सी बात है यार, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस सर्वेंट को ही नहीं होती ना, दूसरे मैटर्स भी होते हैं जिसके लिए अगर हम रेगुलर कोर्ट्स में जाएंगे तो हो सकता है प्रोसीडिंग तारीख पे तारीख बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, इफेक्टिव में क्या है केसेस को सॉल्व ना किया जा सके। इसीलिए आर्टिकल 323 बी जो है वो क्या मन करता है, वही ट्रिब्यूनल्स की बात करता है फॉर द अदर्स मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स वो हो सकते हैं, तो इसके लिए याद रखना पावर किसके पास है कि ये जो हैं ट्रिब्यूनल्स बनाने की, तो इस बार स्टेट सेंटर और स्टेट दोनों के पास है। यानी स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकती है जब अदर मैटर्स की बात करते हैं। बट जब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करते तब पावर किसके पास थी, पार्लियामेंट के पास थी। और इसी के तहत वो एक्ट बनाया गया था और जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई थी। बट जब हम अदर मैटर के ट्रिब्यूनल की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 323 बी, तो वो किसके पास है, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास है। कौन कौन से ऐसे मैटर हो सकते हैं भाई, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल एंड द लेबर, लैंड रिफॉर्म, फूड स्टॉप से रिलेटेड, रेंट और द टेनेंसी राइट से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे वो अदर मैटर है जिसके लिए
ट्राइब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 323 बी। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी बना सकती है। ऑलराइट, और एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, याद रखना कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, आर्टिकल 323 ए और 323 बी। 323 ए में हमने देखा सेट और केट, जबकि 323 बी के अंदर ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर। दोनों में 3 एस्पेक्ट में डिफरेंस याद रखना। पहली चीज़ ये जो है ना, ये 323 ए जो है वो कंटेम्परेरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर द पब्लिक सर्वेंट के लिए, मैटर्स के लिए, जबकि ये क्या है? अदर मैटर्स के लिए। और ये अदर मैटर कौन कौन से हैं? ये सारे मैटर्स। दूसरी चीज़ें क्या हैं? यहाँ पे ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, ये ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश कर सकती है, बट यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है 323 बी के तहत। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ओनली 1 ट्राइब्यूनल फॉर सेंटर देखने को मिलती है और 1 फॉर द ईच स्टेट या 2 और मोर स्टेट के लिए। और यहाँ पे प्रॉपर क्या है? हायरार्की मेंटेन होती है, जबकि यहाँ पे कोई हायरार्की जैसा देखने को नहीं मिलता है। जितने मैटर्स होंगे उतने ही ट्राइब्यूनल्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हायरार्की मेंटेन होती है, यहाँ पे कोई ऐसी हायरार्की मेंटेन नहीं होती। और जो केस हमने लास्ट स्लाइड में देखा था 1997 का, डेट वॉज चंद्र कुमार केस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी थी कि भाई ये जो हमारा एक्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अंदर, इसके अंदर जो भी ऐसे प्रोविज़न थे ना जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरवेन करने से रोकते हैं, वो सारे प्रोविज़न क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब इन आर्टिकल्स के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं उनको क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो चेक्स एंड बैलेंस में रख सकते हैं। अपील जो है इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में की जा सकती है। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग ही सारे क्या है करता धरता हो गए। अगर सर्वेंट चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा भी सकते हैं। 1997 का ये जो चंद्र कुमार केस था उसमें ये क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। ऑलराइट, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर्स रिगार्डिंग द ट्राइब्यूनल्स, जिसके अंदर हमने बात की कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। ओरिजिनली ये पार्ट नहीं था, लेटर ऑन 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया। 2 टाइप के आर्टिकल ऐड किए गए पार्ट 14 ए के अंदर, आर्टिकल 323 ए और 323 बी। 323 ए के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, जिसके तहत सेट और केट बनाए गए। 323 बी के तहत अलग अलग मैटर्स के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, उनके कंपोजिशन वगैरह सारी चीज़ें समझी। उसके बाद जो आपको टेबल्स दिए गए, यहाँ पे कुछ ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं, उनकी बेंच हैं, उनके टेरिटोरियल जुडिक्शंस आपको दिए गए हैं और कुछ सर्किट सेटिंग भी दी गई है, उसको आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, ताकि एटलीस्ट बाय चांस अगर प्रीलिम्स में पूछ लें तो हम एटलीस्ट उसका क्या कर सकें? आंसर दे सकें। ऑलराइट, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 36, दैट वाज ट्राइब्यूनल्स। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कंज्यूमर कमीशन चैप्टर नंबर 37। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।